नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज ली गई है। दोस्तों, हमने इसमें डीसी जनरेटर से सीरीज को स्टार्ट किया है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कई सारे प्रश्न करवा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ये सारी वीडियो ज़रूर देख लें। फिर दोस्तों, ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न आज का दिया गया है, यहाँ पर हम 183 नंबर प्रश्न से करेंगे, जो कि दोस्तों ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्न हैं। जैसे कि देखते हैं हम, क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीरीज मोटर का प्रयोग हम इसमें करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि और इसकी अधिक जानकारी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि क्रेन और हाइस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर में लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होने से लॉसेस अधिक होगा, जिसके कारण जनरेटर में कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इसकी जानकारी है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियाँ आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि कापर की बनाई जाती है, सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल कापर की बनाई जाती हैं। इसमें माइका का प्रयोग कम्यूटेटर बनाने में किया जाता है। ढलवा लोहे द्वारा योक बनाने में, मतलब ढलवा लोहे का योक बनाया जाता है। और जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें ढलवा इस्पात यानी स्टील का बनाया जाता है। छोटी मशीनों के लिए ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन का हम प्रयोग करते हैं। कार्बन ब्रूस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का। चलिए, अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से ध्रुव शुरू निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शंकुखात पेंच, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बता दें, डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से ध्रुव शू काउंटर शंक स्क्रू द्वारा आबद्ध रहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लैप वाइंडिंग में ब्रूसों की संख्या सदैव होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों, इसमें लैप वाइंडिंग जो होती है, पोल्स की संख्या और ध्रुवों की संख्या इसमें बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में ब्रूसों की संख्या हमेशा 2 रखी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। सही उत्तर, जैसा कि हम आपको बता दें, फ्लक्स ध्रुव और आर्मेचर की चाल, ध्रुवों की संख्या, ये सभी के समानुपाती होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फ्लक्स ध्रुव और आर्मेचर की चाल पर भी और पोल्स की संख्या, ये सारे पर निर्भर करता है। चलिए, हम और आपको बता दें, जैसे कि फार्मूला के अनुसार डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स नंबर ऑफ पोल्स स्पीड, वही जो हमने आपको बता दिया वही यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, स्पीड ऑफ आर्मेचर को माना जाता है। आयोग में केवल स्पीड ऑफ आर्मेचर को मानता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर के रूप में करते हैं। जैसा कि डीसी सप्लाई वितरण में सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा शंट वाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग निकटवर्ती विद्युत प्रदायी वोल्टता प्रदान करने के लिए होता है।
और ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग अधिक दूरी वाले विद्युत भार को शक्ति देने के लिए किया जाता है तथा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कम दूरी वाले विद्युत भार को शक्ति देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष एमएनए से तात्पर्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, जबकि हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका सही उत्तर है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष एमएनए से तात्पर्य है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एमएनए वह अक्ष है जिस पर स्थिर आर्मेचर चालकों में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है। ये इसकी जानकारी थी। अगला प्रश्न, एक डीसी मशीन में आर्मेचर डेड डेस्क के अंदर घूर्णन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है। चलिए, एक डीसी मशीन में आर्मेचर स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है। मोटर के घूर्णन की दिशा उसकी आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र कुंडलन यानी क्षेत्र वाइंडिंग में धारा की दिशा को बदली जा सकती है, लेकिन दोनों आर्मेचर कुंडलन यानी वाइंडिंग या क्षेत्र वाइंडिंग की दिशा एक साथ बदलने पर मोटर पहली वाली दिशा में ही घूमेगी, अर्थात दिशा नहीं बदलेगी। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों, अगर दोनों वाइंडिंग बदल देंगे तो आपकी मोटर उसी दिशा में घूर्णन करेगी। अगर आपको गति घूर्णन की दिशा बदलना है तो एक ही वाइंडिंग को आप बदलेंगे, चाहे क्षेत्र धारा या आर्मेचर धारा, दोनों में से एक को। एक समान डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 होते हैं, सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम और उसमें गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि का मान होगा। राइट आंसर, जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, आर्मेचर ताम्र हानि बराबर I² इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। यहाँ पर आई का मान दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है। पूरा मान रख के यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1600 वाट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सी डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेस प्लेट, ये रोटर का भाग जनरेटर के रोटर का भाग नहीं, जबकि फैन ब्लेड, ब्रश होल्डर, बेयरिंग प्लेट ये सारे भाग होते हैं। चलिए, बेस प्लेट डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं होता है, जबकि हमने आपको ये सारी जानकारी बता दी है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शंट वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर में शंट वाइंडिंग यानी शंट वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं तथा सीरीज वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 80 वोल्ट होगा, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ सिंपल सा फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले पर देख सकते हैं पूरा मान यहाँ पर दिया गया है। आपको सिर्फ मान रख के विद्युत वाहक बल आपको निकाल लेना, जो कि यहाँ पर फाई का मान दिया गया है 0.5 और एन का मान आरपीएम में दिया गया, जेड का मान 4 दिया गया, पी का मान दिया गया है। पूरा मान जैसा कि रखा गया यहाँ पर सॉल्व किया गया तो आपका 80 वोल्ट आ गया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या डैश डैश होगी। सिंपल सा अभी आपको ऊपर बताया है, जो कि 4 होगी, ये इसका सही उत्तर है। इसमें दोस्तों समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या हमेशा बराबर होती है, जबकि वेव में 2 होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसकी मदद से डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समानांतर या समान दूरी पर रखा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिरा प्लेट, ये इसका सही उत्तर होगा। सिरा प्लेट की मदद से डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है। डीसी मशीन में योग का कार्य यांत्रिक संतुलन प्रदान करना है।
और कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में बदलना और पोल शू का कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, ढलवा लोहे से बने योग उन जनरेटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है किलोवाट कम हो, इसका सही उत्तर है। यानी दोस्तों कम किलोवाट के हों उनमें प्रयोग किया जाता है, जबकि बड़ी मशीनों में ढलवा स्टील का प्रयोग स्टील का प्रयोग हम करते हैं, रोल्ड स्टील का। चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि ढलवा लोहे से बने योग उन जनरेटर का प्रयोग में किया जाता है जिनका किलोवाट कम हो, जबकि बड़े जनरेटरों का योग रोल्ड स्टील का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन ब्रश, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि कार्बन ब्रश कम्यूटेटर में धारा संग्रह करके बाह्य सप्लाई को प्रदान करता है। बियरिंग प्लेट तथा टर्मिनल प्लेट सभी आर्मेचर शाफ्ट को स्थापित प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह डैश कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गतिज कहलाती है, ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है, आप सभी को पता होगा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, ये इसका सही उत्तर है। और अधिक जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि डीसी जनरेटर का कार्य फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम है और किसी चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान चालक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी या तो गतिमान चुम्बकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए या तो गतिमान चुम्बकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक की आवश्यकता होती है। किसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए प्रयोग किया जाने वाला सूत्र विद्युत वाहक बल समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी होगा। इस विधि में आर्मेचर लूप को दो स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। स्लिप रिंग को दो धात्विक तांबे की या पीतल के छल्ले होते हैं जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक स्लिप रिंग कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक डैश की बनाई जाती है। अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं हम छोटी मशीनों में, जबकि दोस्तों कम क्षमता वाली मशीन की योक कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जबकि जनित्र एवं मोटर की बाटी का योग जनित्र एवं मोटर की जो बॉडी होती है उसे ही योग कहते हैं। योग की परिभाषा दी गई है। यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित, योग का जो कार्य होता है मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखती है और पोल्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग प्रदान करती है। अगला प्रश्न, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी अभ्रक है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ अभ्रक है। कम्यूटेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो ब्रशों एवं रॉकर्स की सहायता से घूमते हुए आर्मेचर से बाह्य परिपथ को डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करती है। अगला प्रश्न, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एडी करंट क्षति के मान को कम करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण भंवर धारा क्षति के मान को कम करना, लेमिनेशन की पट्टी की जो मोटाई होती है 0.3 से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पोल शू स्थापित किए जाते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। पोल कोर पर फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है और
पोल के साथ जुड़ा अधिक क्षेत्रफल वाला भाग पोलसू कहलाता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1 ओम होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आर्मेचर का प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है, जनित्र यानी जनरेटर एवं मोटर में घूर्णन करने वाला भाग जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है वह आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम तथा फील्ड का प्रतिरोध 100 ओम से अधिक होता है। अगला प्रश्न, किसी जनरेटर के ब्रशों का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लोड करंट बढ़ जाए, ये इसका सही उत्तर है। किसी जनरेटर के ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड धारा बढ़ जाए। लोड धारा बढ़ने का तात्पर्य लोड का बढ़ना होता है, अर्थात जब लोड बढ़ेगा तो ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाएगा। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध गुणे में होता है। अगला प्रश्न, किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, इसका सही उत्तर है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि किसी शंट जनरेटर के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। शंट फील्ड प्रतिरोध वह अधिकतम मान जिस पर कोई डीसी शंट जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है क्रिटिकल प्रतिरोध कहलाता है। यदि इस प्रतिरोध का मान क्रिटिकल सीमा से अधिक कर दिया जाए तो फील्ड कॉइल में से पर्याप्त मात्रा में धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पृथक उत्तेजित जनित्र, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथक उत्तेजित जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। इसमें फील्ड कॉइल को बैटरी अथवा डीसी स्रोत से विद्युत वाहक बल प्रदान करना पड़ता है। इस प्रणाली का उपयोग बड़े जनरेटरों में ही किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनित्र यानी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? जैसा कि भारी ओवरलोडिंग के कारण और गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनित्र को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखना, ये सभी इसके चुंबकत्व समाप्त हो जाने के कारण हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा प्लस शंट धारा दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी आर्मेचर धारा निकल कर आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करनी चाहिए। ये सारी विधियाँ इसमें प्रयोग की सारी तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इतने ही थे हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। दोस्तों, हम डीसी जनरेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। अगर आपका ये टॉपिक मान लो कंप्लीट नहीं है, मान लो आपका इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप इसमें लगातार बने रहते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक आपको रट भी जाएगा। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।